The next colligative property is elevation in boiling point. Now, before I start, what is elevation in boiling point explain? Let us explain what is boiling point. For a layman, boiling point is the temperature at which a liquid boils. But we will define in another way. We will say it is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure और एक्सटर्नल प्रेशर. बेसिकली क्या बात है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमें जानते हैं कि हमारे पास अगर एक लिक्विड है तो लिक्विड के साथ उसके वेपर्स होंगे और उन वेपर्स का वेपर प्रेशर होगा. उन वेपर्स को बाहर जाने से कौन रोक रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर. तो जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, what will happen? The vapor pressure will start increasing. जैसे ही वेपर प्रेशर राइज करेगा तो इसकी पावर बढ़ेगी, वेपर्स की पावर बढ़ेगी. धीरे धीरे ऐसा होगा कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. Now the atmospheric pressure will not be able to stop the vapors coming out from the liquid, and that temperature is known as boiling point. एक बात और, जो प्योर लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर P नॉट होता है और जो सॉल्यूशन होती है जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो उसका वेपर प्रेशर PS होता है. आप सब जानते हो अब कि PS इज लेस देन P नॉट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर हाई होता है तो उसको बॉयल करने में लो टेम्परेचर लगेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा. उसको मैं T नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं. जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मुकाबले कम होता है, मतलब उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा सो दैट उसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. तो इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट will be higher in comparison to the boiling point of the solvent, and I will say that it is Ts. So I will say that Ts will be greater than T naught. इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं that the boiling point of a solution containing a non-volatile solute is always higher than boiling point of pure liquid solvent. और ये जो डिफरेंस है Ts माइनस T नॉट, ये हायर है ये लोअर है, इसको हम कह देते हैं डेल्टा TB, which is termed as elevation, मतलब increase in boiling point. So what we will say? We will say that the vapor pressure of a solvent is lower, it is higher, whereas the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is lower. तो जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसको एटमॉस्फेयर तक जाने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत है. प्रेशर कैसे बढ़ता है? टेम्परेचर के बढ़ाने से, जब हम उसको हीट करते हैं, मतलब सॉल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए. मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट के मुकाबले ज्यादा होगा. इसका मतलब अगर मेरे पास एक सॉल्वेंट है और मेरे को उसका बॉइलिंग पॉइंट पता है, अगर मैं उसमें कोई पाउडर घोल देता हूं और सॉल्यूशन बना देता हूं तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. मान लो
ये मेरे पास वेपर प्रेशर है ऑन द वाई एक्सिस और मेरे पास टेम्परेचर है ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने ये अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो मान लो मेरे पास एक सॉल्वेंट है और उसका वेपर प्रेशर इतना था, मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, वो बढ़ता गया और वेपर प्रेशर के स्केल में 760 mm इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 760 mm is the limit of pressure which a liquid wants to attain when it becomes equal to the atmospheric pressure so that it starts boiling। हमने यही डेफिनेशन लिखी है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो मतलब जब हम लिक्विड को हीट करते जाएंगे उसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही वो टच करेगा 760 लिमिट को, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अब उसी सॉल्वेंट में मैंने क्या कर दिया है, कुछ सॉल्यूट मिक्स कर दिया है और सॉल्यूशन बना दिया है। और अब आप जानते हो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अंडर सिमिलर कंडीशन सॉल्वेंट के मुकाबले कम होता है। और अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, तो क्या होगा, जब हम हीट करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा अंडर सिमिलर काइंड ऑफ, it will show similar kind of behavior and it will reach to the limit of atmospheric pressure, that is 760 millimeter. This is for solution, and you can see that the solution curve has reached 760 at some higher temperature, and this gap Ts minus T0 will be called elevation in boiling point। तो क्या मतलब हुआ, हर सॉल्यूशन में, हर सॉल्वेंट में अगर हम उनके अंदर वेपर्स बनाने की कैपेसिटी होती है, उन वेपर्स के प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन जैसे ही हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उनके वेपर्स का प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है। किसी खास टेम्परेचर पे वो वेपर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी पछाड़ सकता है, मतलब उसके इक्वल हो जाता है। तब हम कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। लेकिन जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल देते हैं, एक सोल्यूशन बना देते हैं, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लोअर होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। इसका मतलब सोल्यूशन को वेपर प्रेशर को, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल तभी बनेगा, वो टेम्परेचर पे बनेगा जो टेम्परेचर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, मतलब there will be some elevation, and this property is known as elevation in boiling point. Okay, this is called elevation in boiling point. Now once you know what is elevation in boiling point, and we know that elevation in boiling point is a colligative property, how we can explain elevation in boiling point and calculate its formula? Now it has been found that elevation in boiling point depends upon molality of the solution. तो जब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे डेल्टा टी बी विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैथमेटिकली कैसे निकलेगी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड दिस डेल्टा टी बी इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको के बी कहते हैं, एंड दिस के बी इज रेफर्ड टू एज Muller elevation constant or ebullioscopic constant. Now the value of this ebullioscopic constant Kb value
it depends upon nature of solvent. हम ये जानते हैं, हमने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। चाहे ग्लूकोज डिसॉल्व करो, चाहे शुगर डिसॉल्व करो, यू विल हैव द सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इफ यू हैव टेकन द सेम नंबर ऑफ मोल। लेकिन जो Kb की वैल्यू है, क्योंकि सॉल्वेंट हम चेंज कर सकते हैं, मान लो वो शुगर है, मैंने पानी में लिया है, डिसॉल्व किया है, या अल्कोहल में डिसॉल्व किया है, या एसिडिक एसिड में डिसॉल्व किया है, तो जो सॉल्वेंट मैंने लिया है वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा और वो ये प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। तो Kb की वैल्यू जो है वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लें कि Kb की वैल्यू होती कितनी है। नाउ the value of Kb can be defined like this. We say Tb, delta Tb is equal to Kb into M. Now if Kb, we want to find out if M equal to 1, that means 1 mole is dissolved in 1 kilogram of the solvent, then delta Tb will be equal to Kb. अब 1 मोल तो हमने फिक्स कर दिया और हम ये जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड ही नहीं करती, तो चाहे मैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट ले लूं, चाहे मैं 1 मोल ऑफ शुगर ले लूं, लेकिन वो 1 मोल मैंने किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है वो डिपेंड करेगा। तो Kb की वैल्यू बेसिकली क्या बताती है कि कितना एलिवेशन होगा जब मैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करूंगा इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये बात आपको समझ में रखनी बहुत जरूरी है कि अगर मैं वाटर में 1 मोल डिसॉल्व करूंगा तो डेल्टा Tb की वैल्यू जो आएगी वो Kb कहलाएगी। लेकिन अगर बेंजीन में भी मैं 1 मोल डिसॉल्व कर लेता हूं तब भी तो डेल्टा Tb की कुछ वैल्यू आएगी। तो क्या वो वैल्यू वाटर के इक्वल होगी? नो, बिकॉज सॉल्वेंट का नेचर अफेक्ट करता है इस प्रॉपर्टी को। तो हमने देखा कि ये जो Kb की वैल्यू है, अगर मैं वाटर लेता हूं तो ये 0.52 है, और अगर मैं बेंजीन लेता हूं एज ए सॉल्वेंट तो ये 2.53। There is a complete list given in your book in the form of a table where you can find out the value of Kb। लेकिन आपको जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनमें Kb की वैल्यू दी होती है। लेकिन वाटर और बेंजीन बहुत कॉमन सॉल्वेंट है, इनकी आप वैल्यू को लर्न भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी यूनिट क्यों आएंगे। देखिए डेल्टा Tb टेम्परेचर है तो केल्विन में यूनिट, Kb के निकालने हैं, मोलैलिटी के क्या होते हैं मोल्स पर किलोग्राम, तो Kb के यूनिट क्या आएंगे केल्विन ओवर मोल किलोग्राम इनवर्स, मतलब केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं Kb को, वी कैन से द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb is defined as the elevation in boiling point of a solution containing 1 mole of solute in 1 kilogram of the solvent। अगर 1 किलोग्राम में हम 1 मोल को डिसॉल्व करते हैं वो मोलैलिटी बन जाएगी और तब जो डेल्टा Tb आएगा वही Kb होगा, और नेचुरल ये फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो Kb की वाटर और बेंजीन की हमने वैल्यू यहाँ दे दी आपको, इसको आप नोट कर सकते हो। नाउ इसके बाद हम एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि Kb जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तो वैल्यू ऑफ Kb can also be determined by following relations। तो Kb is equal to R T naught square 1000 into LV, where R is the gas constant, T naught is the boiling point of the solvent, LV is the molar heat of vapor, it is the
heat of vaporization per gram of the solvent। लेकिन नॉर्मली जो होती है हमें डेल्टा एच भी दी रहती है और वो होती है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो मोलर हीट ऑफ पर ग्राम जो होती है वो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट होती है। तो ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास केबी का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, आर टी नॉट स्क्वायर इंटू m1 ऊपर आ जाएगा 1000 into delta HB. So if you have these values, you can calculate the value of Kb, that is the Willis-Kobe constant for a solvent. जैसे वाटर है तो टेम्परेचर 373 उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, उसकी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन लगा देंगे, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। आर की वैल्यू अगर जॉल्स में निकालना चाहते हो तो 8.314, अगर ये जॉल्स में दिया है तो ये भी 8.314 लेना, जो यूनिट इसके होंगे वही आपने आर की यूनिट ले लेने और यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें भी ये बात क्लियर हो जाएगी, हाउ टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर हम मोलैरिटी का रिलेशन खोल के लिख रहे हैं तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, केबी इंटू W2 by M2 into 1000 upon W1. Now the symbol have their usual meaning. W22 मतलब solute, M2 मतलब molar mass of solute, W1 means the mass of solvent taken. तो डेल्टा टी भी यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, that they help to find out the molecular mass of unknown solute। तो अगर आपने M2 यहाँ निकालना हो तो M2 इधर ले जाओ, वो बन जाएगा Kb into W2 into 1000 over delta TB into W1। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे और डेल्टा टीबी की वैल्यू डिटरमिन कर लेते हो, कितना सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया आपको पता है, कितना सॉल्वेंट आपने लिया आपको पता है, जिस सॉल्वेंट का वो नेचर है आपको केबी पता लग जाएगा। अगर मान लो वाटर का लिया है तो 0.53 और 0.52, और अगर आपने बेंजीन का लिया है तो 2.53 हमने कहा है। तो वहां से हम अननोन सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। दिस इज द मेन एप्लीकेशन। और मैंने कहा कि ये डेल्टा टीबी की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। तो मोस्ट कॉमन मेथड which is employed for this is known as the Lands-Berger method. तो the method is very simple। इसमें क्या करेंगे, हम अपना सॉल्वेंट लेंगे, उसको हम हीट करेंगे, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा एक फाइन थर्मामीटर से हम उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेंगे, फिर हम उसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाएंगे, सिमिलर कंडीशन में उसको हीट करेंगे और फिर हम उसका बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन कर लेंगे। तो फिर हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे आ जाएगी, Ts minus T। तो once you know delta TB you can determine this value। So this is how we can apply this relationship and we say that elevation in boiling point। The most common example we study about elevation in boiling point is when we boil egg at our home। तो हम क्या करते हैं, पानी में एग्स को डाल के जब हम बॉयल करने के लिए रखते हैं तो हम उसमें एक नमक डाल देते हैं, और आपने ये देखा होगा वो नमक जो है, जो सॉल्ट हमने डाला है, उसका टेस्ट एग में नहीं जाता है। उसका मकसद क्या है डालने का, कि एग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर 100 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है। अगर हम सिर्फ बर्तन में पानी डालें और एग डाल दें तो टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा नहीं हीट हो पाएगा। इसका मतलब एग्स को जो हीट मिलेगी वो 100 डिग्री से ज्यादा नहीं मिलेगी। हम हीट करते रहेंगे 100 डिग्री से ज्यादा हीट नहीं मिलेगी। हाँ, ग्रेजुअली जब पानी थोड़ा सूखना शुरू हो जाएगा और एग जो है वो क्योंकि सरफेस ऑफ द वेसल से टच कर रहा है तो थोड़ी बहुत हीट वहां से भी उसको मिलेगी, तो हो सकता है कि एग बॉयल हो जाए, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम उस पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें पहले से ही, तो क्या होगा, अब वो पानी नहीं रहा, वो सॉल्यूशन बन गई है। और हमने क्या सीखा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। तो जो वाटर 100 डिग्री पे बॉयल करता था वो हो सकता है 105 डिग्री पे बॉयल करे, मींस पानी के अंदर 105 डिग्री वाली हीट आ जाएगी, और 105 डिग्री वाली हीट में जो एग है वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा।
दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल वी कम अक्रॉस फॉर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने ये सीखा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, पहली क्वालिटेटिव हमने किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि अगर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द सॉल्वेंट। फिर हमने किया ऑस्मोटिक प्रेशर, और अब हम कर रहे हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर लो हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटे हम दो प्रॉब्लम्स करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केबी। केबी मींस स्टेबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकालनी है फॉर वाटर गिवन दैट heat of vaporization is 2.257 किलो जाउल पर ग्राम। पर ग्राम में जब होती है तो हमें क्या दी हुई है, एलवी की वैल्यू दी हुई है। किलो जाउल्स को हम जाउल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2257 जाउल्स पर ग्राम बन गई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमने ये कहा हुआ है कि हमें हमेशा केल्विन में लेना है, तो 373 केल्विन हम टी नॉट की वैल्यू ले लेंगे। अभी मैंने आपको ये एक रिलेशन बताया है कि केबी की वैल्यू क्या होती है, आर टी नॉट स्क्वायर बाय 1000 इनटू एलबी। तो आर की वैल्यू, अब ये जाउल्स में है तो आर की वैल्यू भी जाउल्स वाली ले लेंगे, 8.314 जाउल्स में ले लेते हैं। 373 का स्क्वायर कर देंगे इनटू 1000 नीचे आ जाएगा और साथ में 2257 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे 0.512 is the value of इसको हमने कहा था केल्विन पर मोल किलोग्राम या केल्विन किलोग्राम पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो बड़ा सिंपल है, हमें केबी निकालना था, टी नॉट सॉल्वेंट का पता होता है, एलवी या डेल्टा, अगर डेल्टा एच भी दी होती तो यहां मॉलिक्यूलर मास भी लग जाना था। फिर ये फॉर्मूला ये लगता है आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000, डेल्टा एच भी हो जाए नीचे अगर, तो साथ में मॉलिक्यूलर मास और सॉल्वेंट ऊपर लगाना पड़ता। तो इस केस में हमें दिया ही पर ग्राम था, तो वो देख लेना आपने, तब आपको पर मोल दिया होगा, पर ग्राम नहीं दिया होगा। तो अगर पर ग्राम दिया है तो फिर ये सीधा लगा देना है, और अगर पर मोल दिया है तो आपको मॉलिक्यूलर मास लगाना। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कहता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन एक सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 353.23। कहता जब इसमें हमने एक सॉल्यूट डाला 1.8 ग्राम का और 90 ग्राम सॉल्वेंट लेके डाला हमने, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो 354.11 केल्विन हो गया। आप देख सकते हो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से बढ़ गया। हमें पता लग गया कि हमें एलिवेशन का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है टीएस माइनस टी नॉट। टीएस कितना है हमारे पास 354.11 माइनस 353.23, तो मेरे पास आ जाएगा ये 0.88 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे कर लो, आराम से कर भी ले सकते हैं इसको। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारे पास आ गई, W2 आ गई। हमें M2 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। Kb हमें दिया हुआ बच्चों 2.53। अब आप फॉर्मूला याद करो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, अगर हमें सारा फॉर्मूला याद नहीं रहता तो हम ये याद रख लें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb टू मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने पहले दिया हुआ है, उसको हम एक्सपेंड कर देंगे। और जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वो ऊपर ले जाते हैं, Kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1। इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं बच्चों। तो M2 वुड बी इक्वल टू, Kb कितना है 2.53, W2 कितना है 1.8, 1000 ऊपर है और नीचे डेल्टा टीबी कितना आया था हमारा 0.88 और W1 कितना आया है, W1 इज 90 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो द आंसर विल कम आउट टू बी 58। इसको नोट कर सकते हैं आप। तो
तो हमने दो प्रॉब्लम्स की हैं। एक में अगर हमें केबी की वैल्यू निकालनी हो, हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम दी हुई है, अगर पर मोल दी होती तो मॉलिक्यूलर मास का कंसीडर करना था, सिंपल फॉर्मूला हमें लगा देना है। दूसरी बार हमें देखना है सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया है। सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टीबी। मासेस ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दिए हुए हैं, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, केबी की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, वो गिवन होगी, हम उस फॉर्मूले में फीड करेंगे एंड वी विल गेट आंसर 58। और इसकी यूनिट क्या लिखोगे, मोलर मास के यूनिट क्या होते हैं, ग्राम्स पर मोल। So this property is known as elevation in boiling point. So we stop here, and in the next class we will do depression in freezing point, the last quality property. Thank you very much.